Hello and welcome back to MockMentor. In today's session, we'll explore RBI's regulatory framework for the local incorporation of foreign banks through the model of wholly owned subsidiary in India. Recently, RBI ने सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है ऑपरेट और टू एस्टैब्लिश अ होली ओन्ड सब्सिडरी इन इंडिया. अर्लियर एसएमबीसी की 4 ब्रांचेस होती थी, बट अब एसएमबीसी एक होली ओन्ड सब्सिडरी में कन्वर्ट हो जाए. देखिए होली ओन्ड सब्सिडरीज क्या होता है. ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें कोई भी फॉरेन बैंक, इन दिस केस एसएमबीसी जो कि जापान में बेस्ड है, तो कोई भी फॉरेन बैंक इंडिया में ब्रांच की बजाय एक इंडिपेंडेंट इंडियन सब्सिडरी बैंक बनाता है जो कि पूरी तरीके से फॉरेन बैंक के कंट्रोल में होता है और आरबीआई के लोकल रेगुलेशंस के अंडर वो ऑपरेट करता है. उसे हम एक होली ओन्ड सब्सिडरी बोलते हैं. क्या कंडीशंस है या किस बेसिस पे बैंक्स को डब्ल्यूओएस में कन्वर्ट करना होता है. कोई भी बैंक जिसने अगस्त 2010 के बाद से इंडिया में एंट्री ली है और उनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है, अगर वो अप्लाई होती है तो उन सबको अपने आप को ब्रांच मॉडल से हटके एक होली ओन सब्सिडरी फ्रेमवर्क या होली ओन सब्सिडरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्या वो कंडीशंस है? सबसे पहला है सिस्टमिक इंपॉर्टेंस. इसका मतलब है कि अगर फॉरेन बैंक इंडिया में इतना बड़ा हो जाए कि उसका फेलियर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, तो आरबीआई क्या उसको सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट मानेगा. अब इसमें एक क्राइटेरिया है, ये थ्रेशोल्ड है कि अगर बैंक के इंडिया एसेट्स, इसमें ऑन बैलेंस शीट और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर दोनों इंक्लूडेड है, अगर वो रीच करे 0.25% ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनका अगर 0.25% हो जाता है उस फॉरेन बैंक का एसेट, तो उनको डब्ल्यूओएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब इसमें क्यों डब्ल्यूओएस रिक्वायर्ड है? ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंक सिस्टमैटिकली इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका एसेट साइज इतना बड़ा हो जाता है कि सारे बैंक्स का मिला के 0.25% है, तो इंडियन इकोनॉमी को वो शॉक दे सकता है उनके, अगर कोई किसी भी तरीके का कोलैप्स आता है तो डिपॉजिटर्स का ट्रस्ट डैमेज हो सकता है और कंटेजन इफेक्ट दूसरे बैंक्स में भी इफेक्ट आ सकता है. तो इसीलिए आरबीआई चाहता है कि ऐसा बैंक एक होली ओन सब्सिडरी में कन्वर्ट हो जाए ताकि आरबीआई उसको ज्यादा अच्छी तरीके से रेगुलेट कर पाए. ना सेकंड है होम जुरिस्डिक्शन के लॉस. अगर कोई ऐसा बैंक जिसके होम जुरिस्डिक्शन में ऐसा लॉ है जहां पे होम कंट्री के डिपॉजिटर्स को प्रेफरेंशियल क्लेम्स मिलते हैं ड्यूरिंग द वाइंडिंग ऑफ प्रोसीडिंग, तो भी बैंक को होली ओन सब्सिडरी में इंडिया में कन्वर्ट करना हो. मतलब बैंक जिस भी कंट्री में इनकॉर्पोरेटेड है, इन दिस केस जापान में इनकॉर्पोरेटेड है, कल को अगर वो बैंक करप्ट हो जाता है और जापान के लॉज अगर ऐसे हैं कि वाइंडिंग अप या बैंक करप्सी के टाइम पे पहले होम कंट्री के डिपॉजिटर्स, मतलब जापान के डिपॉजिटर्स को अगर प्रेफरेंस मिलता है, तो इस केस में तो इंडियन जो भी बैंक के कस्टमर्स होंगे उनको तो लॉस होगा. तो इस तरीके का इंडियन कस्टमर्स का लॉस बचाने के लिए अगर किसी बैंक के ऐसे लॉज हैं तो उन्हें भी डब्ल्यूएस में कन्वर्ट करना होता है. थर्ड इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. मतलब जो कि पेरेंट बैंक है उसका अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब अलग अलग सब्सिडरीज है, किसी तरीके की क्रॉस होल्डिंग्स है, डेरिवेटिव्स में ज्यादा एक्सपोजर है, ग्लोबल नेटवर्क है, तो उनको भी डब्ल्यूएस में कन्वर्ट करना पड़ता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स अगर कोई बैंक है उसको सुपरवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली इन ब्रांच मॉडल, अगर वो इंडिया में एज अ डिफरेंट सब्सिडरी ऑपरेट करता है. सो दैट वे इंडियन ऑपरेशन सेपरेटली रेगुलेट होते हैं, तो स्टैंड अलोन गवर्नेंस होता है, लोकल स्ट्रक्चर भी सिंपलर हो जाता है और आरबीआई की मॉनिटरिंग भी दैट केस में इजी हो जाती है. फोर्थ इज सुपरवाइजरी कंसर्न्स. सुपरवाइजरी कंसर्न्स का मतलब है कि अगर आरबीआई को लगता है कि फॉरेन बैंक में होम कंट्री में सुपरविजन वीक है, हम ट्रांसपेरेंसी है या मार्केट डिसिप्लिन उनका अच्छा नहीं है या किसी तरीके से रिस्क को हाइड किया जा सकता है, तो भी आरबीआई उस बैंक को बोल सकता है कि आपको डब्ल्यूओएस में कन्वर्ट करने की जरूरत है. सो दीज वर द 4 कंडीशंस बेस्ड ऑन व्हिच अ बैंक इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू अ होली ओन्ड सब्सिडरी इन इंडिया. नाउ एग्जिस्टिंग बैंक्स के लिए या ओवरऑल बैंक्स के लिए क्या फ्रेमवर्क है? अगर कोई भी बैंक अगस्त 2010 के पहले इंडिया में सेटअप था या उसका ऑपरेशन इंडिया में अगस्त 2010 के पहले से था, तो उनके पास ये ऑप्शन था, या तो वो ब्रांच मोड में कंटिन्यू कर सकते हैं या उनको एक डब्ल्यूओएस में मैंडेटरीली कन्वर्ट करना था. पोस्ट अगस्त 2010 के बाद क्या हुआ कि अगर कोई फॉरेन बैंक इंडिया में एंट्री कर रहा है, सो दे हैव टू अंडरटेक विद आरबीआई कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड अगर उन्हें डब्ल्यूओएस में कन्वर्ट करना होगा, दे वुड कन्वर्ट इनटू अ डब्ल्यूओएस. दिस इज फॉर बैंक्स दैट एंटर्ड इनटू द इंडियन मार्केट आफ्टर अगस्त 2010. क्या एलिजिबिलिटी है एंड क्या एप्लीकेशन क्राइटेरिया है अगर एक बैंक
इंडिया में ब्रांच मॉडल से हटके WOS में कन्वर्ट करना चाहता है। व्हाट आर द क्राइटेरिया? सबसे पहले उन्हें अपने होम कंट्री के रेगुलेटर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई सिंगापुर का बैंक है और उन्हें इंडिया में होली ओन सब्सिडरी सेटअप करना है, तो उन्हें मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर से अप्रूवल लेना होगा, बिकॉज दैट इज द रेगुलेटर ऑफ सिंगापुर। सेकेंड है, उनके पास एक प्रूडेंशियल सुपरविजन होना चाहिए इन द होम कंट्री। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिलेशन जो भी पेरेंट बैंक का कंट्री के साथ है वो अच्छा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। should also reciprocate well enough with their home country। जो पेरेंट बैंक है वो फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए, उनका ओनरशिप पैटर्न क्लियर होना चाहिए, एंड किस तरीके की उनकी इंटरनेशनल रैंकिंग है, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं टू कन्वर्ट इनटू अ होली ओन सब्सिडरी। एंड जो भी पेरेंट बैंक है उनकी जो भी क्रेडिट रेटिंग होती है ऑन दी बेस्ड ऑन सब क्रेडिट एजेंसीज लाइक मूडीज, S&P, फिच वगैरह, तो उनकी क्रेडिट रेटिंग भी चेक की जाती है। सो हमने एलिजिबिलिटी देख लिया, एप्लीकेशन क्राइटेरिया देख लिया है टू कन्वर्ट इनटू अ WS। क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हम ये देख लेते हैं। अगर कोई न्यू WS है, उनके पास इनिशियल मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल 500 करोड़ का होना चाहिए, या तो अपफ्रंट हो उनके पास, या फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस के थ्रू 500 करोड़ उनके पास इनिशियल मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल होना चाहिए। और अगर कोई एग्जिस्टिंग बैंक है, उनको कन्वर्ट करना है, फॉरेन बैंक को कन्वर्ट करना है होली ओन सब्सिडरी में, उनके पास भी अगेन 500 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए अपॉन कन्वर्जन। मतलब जब वो कन्वर्ट कर रहे हो तब उनके पास 500 करोड़ का नेटवर्थ होना चाहिए। अगर किसी तरीके का शॉर्टफॉल आता है तो वो पेरेंट बैंक से एज एन इक्विटी उसको इन्फ्यूज करवा सकते हैं। लेट अस सपोज कि 300 करोड़ ही है अगर नेटवर्थ, तो फ्रॉम अ पेरेंट बैंक एज एन इक्विटी बचा हुआ 200 करोड़ इन्फ्यूज हो सकता है। थर्ड इज कैपिटल एडिक्वेसी। हर होली ओन सब्सिडरी को जो भी बेसल 3 रिक्वायरमेंट्स है इन आर कंट्री, वो सब कंटिन्यूसली फॉलो करनी होती है। In our country, for a domestic bank, capital adequacy ratio stands at 9%. But for any bank or any foreign bank converting to a wholly owned subsidiary, उनको initially 3 years मतलब starting के 3 साल CAR रखना पड़ता है at 10%। So अगर 2026 में SMBC अपना wholly owned subsidiary setup कर रहा है, तो उसे 3 साल तक मतलब 2029 तक 10% का CAR मेंटेन करना होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दे शुड ऑल्सो मेंटेन अ कैपिटल कंजर्वेशन बफर, या कोई भी किसी तरीके का अगर बफर है वो सभी उन्हें मेंटेन करके चलना होता है। यहाँ कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं अबाउट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दी जो भी मैनेजमेंट बोर्ड रहता है उनके बेसिस पे क्या है, लेट अस सी देम। एटलीस्ट 51% ऑफ द बोर्ड शुड बी एज पर द सेक्शन 10A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मिनिमम 2/3 ऑफ डायरेक्टर जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए, एंड मिनिमम 1/3 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एटलीस्ट 50% जो डायरेक्टर्स हैं वो या तो इंडियन नेशनल्स होने चाहिए और NRIs और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। मतलब एटलीस्ट आधे डायरेक्टर्स तो हमारे किसी भी तरीके से इंडियन ओरिजिनेटेड होने चाहिए, और जिसमें से भी एटलीस्ट 1/3 जो है वो इंडियन नेशनल्स इंडिया में ही रिसाइड करने चाहिए। एक पार्ट टाइम चेयरमैन होना चाहिए विच इज नॉन एग्जीक्यूटिव, एंड फुल टाइम CEO भी रिक्वायर्ड होता है। CEO हमेशा फुल टाइम बेसिस पे ही अपॉइंट होगा, एंड द CEO मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। RBI का अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर एनी टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, CEO एंड होल टाइम डायरेक्टर्स। और सारे जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए विच इज सेटअप बाय द और लेड डाउन बाय द RBI। लीगली होली ओन सब्सिडरी को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है? होली ओन सब्सिडरी को लीगली इंडिया में फेमा रूल्स के अंदर एज अ फॉरेन बैंक ही ट्रीट किया जाता है। There's also a systemic cap of 20%। इसका मतलब ये है कि अगर फॉरेन बैंक्स which also includes wholly owned subsidiaries and branches, अगर फॉरेन बैंक्स इंडिया में 20% ऑफ द एंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड कैपिटल रिजर्व को एक्सीड करते हैं, इंडिया में फॉरेन बैंक्स की एंट्री रिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है। एंड थर्ड इज ब्रांच का कैप। तो ये सिस्टमिक कैप है, मतलब ओवरऑल इन अ सिस्टम 20% से ज्यादा फॉरेन बैंक्स का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। एंड ब्रांचेस के बेसिस पे अगर हम बात करें, इट इज बेस्ड ऑन द WTO कमिटमेंट। फॉरेन बैंक्स को नए ब्रांचेस के लिए लाइसेंस किया जा सकता है अगर बैंकिंग सिस्टम के एसेट्स में 15% से ज्यादा एक्सीड हो जाए। अगर पूरा बैंकिंग सिस्टम का कैपिटल एंड रिजर्व से 20% से ज्यादा अगर एक्सीड हो रहा है तो होली ओन सब्सिडरी की एंट्री पे रेस्ट्रिक्शन होगा। एंड अगर टोटल बैंकिंग सिस्टम के एसेट्स में से 15% से ज्यादा 15% या उससे ज्यादा का एक्सेस हो रहा है, ब्रांचेस और ज्यादा नहीं दी जाएगी टू फॉरेन बैंक्स। कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स भी हैं ऑफ द होली ओन सब्सिडरीज। सिंस इंडिया में वो सेटअप होंगे, इंडिया की सब्सिडरी होगी, तो जो लीगल कंप्लायंस होगा वो सारी इंडियन एंटिटीज की तरह उन पे लगने वाला है।
मतलब कंपनीज एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, आरबीआई एक्ट हो गया एंड फेमा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो भी होली ओन सब्सिडरी को मीट करना होता है। करेंटली फॉरेन बैंक्स के लिए 40% का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है, और अगर कोई एग्जिस्टिंग फॉरेन बैंक्स है जिनकी कंट्री में 20 से कम और वो होली ओन कन्वर्ट करते हैं, तो उनको मैक्सिमम 5 साल दिए जाएंगे जो भी सब टारगेट्स होते हैं अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वो अचीव करने के लिए। ब्रांच एक्सपांशन, अगर होली ओन सब्सिडरी को या ब्रांचेस को तो वो उनमें वही सेम रूल्स लगते हैं जो कि डोमेस्टिक बैंक्स में लगते हैं, लेकिन अगेन आरबीआई का अप्रूवल इज मैंडेटरी। नेक्स्ट, सारे बैंक्स को कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्लेटफॉर्म जो सीबीएस प्लेटफॉर्म है फ्रॉम इंसेप्शन मेंटेन करके रखना होता है। एक कस्टमर ग्रीवेंस सेल भी उनको मेंटेन करना होता है, और उनको आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के अंदर भी हम कवर करते हैं। तो इंडिया में होली ओन सब्सिडरी के पास कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी होती है फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। वो क्या होता है? फर्स्ट इज अबाउट डाइल्यूशंस एंड लिस्टिंग्स, मीनिंग अभी अगर होली ओन सब्सिडरी फुली ओन्ड है और अगर इन फ्यूचर उनको लगता है कि अपनी ओनरशिप वो डाइल्यूट करना चाहे, तो वो अपनी ओनरशिप डाइल्यूट कर सकती है अप टू 74% और लेस। पेरेंट बैंक का स्टेक रिड्यूस भी हो सकता है एंड उनको इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट भी किया जा सकता है विद वट एवर एफडीआई पॉलिसी वी हैव इन द कंट्री। मान लीजिए एक फॉरेन बैंक है HSBC विच इज ऑपरेटिंग एज अ होली ओन सब्सिडरी मॉडल इन इंडिया। अभी HSBC का जो WOS है उनकी जो भी 100% इक्विटी है वो HSBC के पास ही है, बट इन फ्यूचर अगर उनको लगता है कि हमें उसे डाइल्यूट करना है, तो वो 100% से उस स्टेक को रिड्यूस करके 74% तक लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे जो रिमेनिंग 26% बचेगा वो या तो इंडियन पब्लिक इन्वेस्टर्स को शेयर वो सेल कर सकते हैं, या NSE और BSE पर भी उनको वो लिस्ट करवा सकते हैं। सो दैट वे अगर ओनरशिप डाइल्यूट होती है इन द कंट्री इटसेल्फ, तो इससे जो फॉरेन बैंक है उसकी होली ओन सब्सिडरी इंडिया में और इंडिया रूटेड हो जाएगी ओवर टाइम। सेकेंड इज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। इसका मतलब है होली ओन सब्सिडरी को फ्यूचर में अलाउ किया जा सकता है या तो मर्ज करने को, या कोई और उसे एक्वायर कर सकता है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक। बट इसमें कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कुछ प्रायर रेगुलेटरी अप्रूवल्स या रेगुलेटरी रिव्यूज उन्हें लेना होगा, एंड ओवरऑल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट है दैट इज अगेन 74%। इसको अगेन अगर हम एग्जांपल से समझें, लेट अस सपोज जो HSBC का ही होली ओन सब्सिडरी है उसको अगर एक छोटे प्राइवेट बैंक को एक्वायर करना हो तो वो कर सकता है, लेकिन इसमें अगेन वो कंडीशंस रहेगी कि जो एक्विजिशन है वो इंडियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को किसी भी तरीके से हार्म ना करे, वो ओनरशिप फॉरेन कैप के अंदर हो, और प्रॉपर गवर्नेंस स्ट्रक्चर अगर मेंटेन हो, तो HSBC इन द नियर फ्यूचर किसी छोटे प्राइवेट बैंक को एक्वायर भी कर सकता है। Why does RBI allow it? Again, फॉरेन बैंक्स का इंडिया में एक्सपेंशन ईजियर हो जाता है, कंपटीशन इंप्रूव होता है, बैंकिंग सेक्टर का कंसोलिडेशन सपोर्ट होता है, स्टेबल फॉरेन कैपिटल इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में आ सकता है। So this brings us to the end of today's video on RBI's framework for wholly owned subsidiaries and foreign banks in India. Before you leave, I'd like to ask a quick question for you. Why does RBI prefer the wholly owned subsidiary model over the branch model for systematically important foreign banks operating in the country? Please drop your answers in the comment section below, and thank you so much for watching.